हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैंने आपको मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है। ये लेक्चर 2 है। कोई डायरेक्ट इस वीडियो पे आया तो वो पहले लेक्चर 1 देख के आए। आपको केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट फॉर केमिस्ट्री करके प्ले लिस्ट में एक वो मिलेगा, उसको क्लिक करना। आपको सारी वीडियोस केमिस्ट्री की जितनी भी आई हैं उस वहीं पे मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा अपने चैनल पे राजस्थान जीके की भी वीडियोस आती हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हो अपनी तैयारी को और अच्छा बेहतर करने के लिए, क्योंकि तैयारी तो हर कोई करता है ना। अब देखो, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो जो रिएक्शन और प्रोडक्ट होता है ना, उनके जब रिएक्शन हो रही होती है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट मिलने वाला होता है तो बीच में कुछ स्पीसीज बनती है। इन्हीं स्पीसीज को रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको पता चल गया रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। आपने अगर मैकेनिज्म देखी होगी तो आपने देखा होगा मैकेनिज्म के बीच में कोई स्पीसीज बनती है, उनको ही इंटरमीडिएट्स कहते हैं, जो कि स्टेबल नहीं होते, बस कुछ टाइम के लिए बनती है ना। अब देखो, ये बहुत तरह के हो सकते हैं। फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, कार्बन आयन हो सकते हैं, कार्बोनियम आयन हो सकता है, कार्बोनियन हो सकता है, नाइट्रीन हो सकता है, कार्बीन हो सकता है ना, एक्सेट्रा। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल कब बनता है? देखो, जैसे ए और बी है, आपको भी पता है एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले और एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, तो ये जो बनते हैं ना ओड इलेक्ट्रॉन जिन पर आता है, तो यही फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। और ये बनते कब हैं? जब बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमो मीन्स सेम, एक ए ने ले लिया और एक बी ने ले लिया, ऐसे बांट लिया आपस में, ठीक है। समान विदलन जो पढ़ा था ना अपन ने कल, वही वाला है ये, उसी को होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। इसके अलावा मुक्त मूलक उच्च क्रियाशीलता रखते हैं, ये उदासीन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होते हैं। ये उच्च क्रियाशीलता इसलिए रखते हैं क्योंकि इनके पास में ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ये चाहते हैं कि हम अपना अष्टक पूरा कर लें फटाफट से, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके। इसी वजह से ये उच्च क्रियाशील होते हैं। इसके अलावा ये न्यूट्रल होते हैं क्योंकि इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन होते ना, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक माइनस चार्ज बनता है, ये आप ध्यान रखना। तो इसको आप नेगेटिव नहीं बोल सकते कि यार मैम इसके पास में तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, ऐसा नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन, आपको ये ओड इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, उसके बावजूद भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे कि मैं बताती हूँ, ये लिखा हुआ है ना, तथा इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होते हैं। तो मैं बताती हूँ, जैसे अपन लोग ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे, ये वाला। तो सी के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा यहाँ पे एक CH3 है, एक CH3 यहाँ पे है और एक CH3 यहाँ पे है। तो देखो, किसी का भी ऑक्टेट पूरा होता है तो वो स्टेबल होता है और उसके पास में सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। बट ऑक्टेट पूरा ना होने पर इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज ही होती है। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर ये है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स बंद के मान लो, दो इलेक्ट्रॉन इसके मान लो, दो इलेक्ट्रॉन इसके मान लो, है ना। तो आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? दो दो, 4 5 6, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन हुए ना। तो इसके पास में टोटल अभी भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना। अष्टक नियम पढ़ा था ना अपन ने। तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है। और जो ये 6 यहाँ पे जो कार्बन होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स ही है, वो अष्टक उसका इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स के अपन ने फ्री रेडिकल के बारे में देख लिया। अब इसका स्थायित्व का क्रम देखते हैं। तो देखो, आपको भी पता होगा ये जो मैथिल है, एथिल है, ये जो है ना, इनका प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी जो टर्सरी कार्बन की है, इसकी देखो, सबसे पहले ये बता देती हूँ, टर्सरी वाले की सबसे ज़्यादा होती है। टर्सरी कार्बन वो होता है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, है ना, जैसे कि ये वाला है यहाँ पे देखो। उसके बाद में ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि यहाँ पे 2 से जुड़ा हुआ है। ये प्राइमरी कार्बन क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ये किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये फ्री मैथिल है, ठीक है। तो देखो, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब 3 CH3 लगे हुए हैं। तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इधर से ये इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से ये इलेक्ट्रॉन देगा। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज को, वो उतनी ही खुश हो जाएगी और वो उतना ही स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए इतना ध्यान रखना, टर्सरी जो फ्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद में सेकेंडरी फ्री रेडिकल आता है, उसके बाद में प्राइमरी फ्री रेडिकल आता है। अब देखो, ये तो मैंने आपको इधर वाले समझा दिया ना। इसके अलावा इधर वालों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो देखो, यहाँ पे C6H5 का होल थ्राइस C है ना, यहाँ पे टर्सरी फेनिल है। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि यहाँ पर एक pH लगा हुआ है, pH फेनिल। आपको इतना तो आइडिया होगा ही ना कि फेनिल किसे बोलते हैं। तो देखो, pH मैं आपको रिंगी बना के दिखा देती हूँ। ये जो 6 मेंबर की रिंग है ना, इसी को ही फेनिल बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है ना, 3 pH होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइजेशन में जा सकता है ना,
और आपको मैंने एक बार एक वीडियो में पहले भी बोला है कि इलेक्ट्रॉन मस्त से घूमता है, उसको डिलोकलाइजेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे तीन रिंग है, एक इसकी होगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से डिलोकलाइज हो सकता है, और डिलोकलाइज जब होता है ना तो उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। इसी वजह से जब 3 pH लगे होंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा उसके बजाय जिस पर 2 ही pH लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे 3 pH लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 pH लगे हुए हैं, यहाँ पे 1 pH रिंग लगी हुई है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़। उसके अलावा कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन देखते हैं, तो वह कार्बन मध्यवर्ती जिस पर 3 बंध युग्म और एक धनावेश होता है कार्बोनियम आयन कहलाता है। धनावेशित कार्बन परमाणु की उपस्थिति के कारण कार्बोधनायन अति क्रियाशील होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। देखो हर कोई ट्राई करता है कि हमारा अष्टक पूर्ण हो जाए, वही इसमें लिखा हुआ है। कार्बोधनायन के स्थायित्व का निम्न क्रम होता है। अब आपको भी पता है कार्बोधनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर तीन CH3 वहाँ जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो वहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा ना। तो इसमें भी वही ऑर्डर रहता है जो कि फ्री रेडिकल के लिए रहता है। टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद में सेकेंडरी, उसके बाद में प्राइमरी, और उस सबसे कम होता है मेथाइल स्टेबल। ठीक है। और बेंजील तथा एल्किल कार्बोधनायन, उसके बाद में कार्बोधनायन निम्न द्वारा स्थायी होते हैं। अब आप लोग ये देखोगे कि है ना, कार्बोधनायन आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर +m की कौन से ग्रुप का है, या फिर +m जैसे कि OMe ग्रुप का होता है, या वो वाले ग्रुप होते हैं इसके अंदर जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर देते हैं ना। आपने अगर +m और -m के बारे में हल्का फुल्का भी आइडिया होगा, तो +m वाले जो वाले ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। और +i वाले भी इलेक्ट्रॉन देते हैं। और अति संयुग्मन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके अंदर हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। तो अगर +i प्रभाव है या +m प्रभाव है या हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। क्योंकि कार्बोकेटाइन पे क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये तीनों इफेक्ट जो होते हैं उस इलेक्ट्रॉन की कमी को कुछ हद तक दूर करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कार्बोनिनाइन। तो कार्बोनिनाइन क्या होता है, वह कार्बन मध्यवर्ती जिसके पास 3 बंध युग्म अर्थात बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और 1 ऋणात्मक आवेश होता है, कार्बोनिनाइन कहलाता है। वाह भाई, इसके तो मजे हो गए। इसका तो ऑक्टेट भी पूरा है, और ऑक्टेट पूरा होने के बाद में इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज भी होता है ना। तो इसके पास तो भाई इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है। तो ये क्यों चाहेगा और इलेक्ट्रॉन कहीं से आए, समझ रहे हो। तो इसके ऊपर जितने मैथिल कम लगे होंगे ना, जितने CH3 कम होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कम होंगे, उतना ही इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे Cl- हो गया है ना, Br- हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो अगर ये लगे होंगे तो कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये तो चाहता ही यही है, मेरे इलेक्ट्रॉन कोई ले लो, मैं इलेक्ट्रॉन के बोझ तले दबा जा रहा हूँ। समझ गए मेरी बात। तो जैसे CH3- है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद में RCH2-, उसके बाद में R2CH- और R3C-। यहाँ पे ये टर्सरी कार्बोकेटाइन हो गया। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, उसके बाद में सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और उसके बाद में CH3। ठीक है। तो CH3 की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, उसके बाद में प्राइमरी आता है, उसके बाद में सेकेंडरी, और टर्सरी की सबसे कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही नहीं इसको। तो इस वजह से नाइट्रीन। अब नाइट्रीन एक उदासीन होता है, मतलब ये नाइट्रीन की जो प्रकृति उदासीन है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन न्यून मध्यवर्ती स्पीसीज है, जिसमें नाइट्रोजन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें एक बंध युग्म तथा 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ना ये तो, कि बंध युग्म क्या है, एकाकी युग्म क्या है। बंध युग्म से मतलब है कि इसने कितना बॉन्ड बनाया है ना, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके पास में। तो इसके पास में जैसे इसमें लिख रखा है एक बंध, मतलब इस नाइट्रीन में एक बंध बना होता है, ये वाला। ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है 2 एकांकी युग्म। इसका मतलब है इसके पास में 2 लोन पेयर है, मतलब एक लोन पेयर है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक दूसरा लोन पेयर है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गई बात। तो यही चीज़ इस पर बताई हुई है। इसके अलावा कार्बिन और नाइट्रीन में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती है, सेम से ही है, बस वहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु की बात करते हो, यहाँ पे अपन लोग कार्बन की बात करेंगे। कार्बिन 2 आबंधों तथा 2 इलेक्ट्रॉनों सहित एक कार्बन परमाणु से युक्त उदासीन यौगिक है ना, ये भी उदासीन यौगिक होता है। अब देखो 2 आबंधों और 2 इलेक्ट्रॉन सहित है ना, तो 2 आबंध में 4 इलेक्ट्रॉन तो वो हो गए, और इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं एक लोन पेयर में, तो 2 और मतलब 4 और 2 हो गए ना 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास में भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और नाइट्रीन में भी 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं।
और ये जो कार्बिन है वो दो प्रकार की हो सकती है, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। मोस्टली जो ट्रिपलेट कार्बिन होती है ना वो ज़्यादा स्टेबल होती है। अब देखो सिंगलेट कार्बिन क्या होती है। सिंगलेट कार्बिन में दो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है तथा ये एक ही कक्षक में एक ही कक्षक में युग्मित होते हैं ना, क्योंकि इनमें क्या होता है ये ऐसे, बट इसको सिंगलेट क्यों बोला गया मैं आपको वो बताती हूँ। देखो इसमें मल्टीप्लिसिटी की बात होती है ना, तो ये सिंगलेट हो गया ट्रिपलेट हो गया, कैसे पता चलता है, तो 2s+1 फॉर्मूला होता है ना। और यहाँ पे s की वैल्यू कैसे निकालते हैं, s की वैल्यू जैसे एक इलेक्ट्रॉन की, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ है तो इस दूसरे वाले के लिए -½ होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है तो +½ प्लस -½ करना पड़ता है, तो +½ और -½ कितने हो गए, 0 हो गया। तो s की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, तो 2 × 0 + 1 कितना आया ये बताओ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी आई है बच्चों बताओ। तो यहाँ पे एक ही तो बचा ना, तो s बराबर 1 हो गया। तो इसी वजह से इसको हम लोग सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ना वो 1 आई है, ठीक है। और अब ट्रिपलेट में ट्रिपलेट क्यों आया है वो भी बता देती हूँ। तो देखो सेम फॉर्मूला लगेगा वही 2s+1 वाला। यहाँ पर देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही हैं, तो इसकी अगर +½ है तो इसकी भी +½ ही होगी, ठीक है। ये लिखने में ऐसा आ रहा है बट आपको मैं बोल रही हूँ ना, आपको इतना समझ में आना चाहिए। ये +½ है ये भी +½ है, तो ये दोनों जुड़ के कितना हो गया, 1 हो गया ना 1। तो अब s की जगह अपन 1 लिखेंगे तो 2 × 1 + 1 ये कितना आता है, ये 3 आता है ना। इसी वजह से इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 3 हो जाएगी। और इसको ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं, मतलब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे हो सकता है वो मतलब युग्मित हो जाए या फिर अयुग्मित, मतलब युग्मित हो तो हो सकता है वो विपरीत भी हो जाए और समान तरह से भी उनका चक्रण हो जाए, है ना। तो कोई पता थोड़ी है हमें कैसे हो सकते हैं, इसलिए दोनों प्रोबेबिलिटी अपन ने देख ली कि सिंगलेट कार्बिन भी हो सकती है और ट्रिपलेट कार्बिन भी हो सकती है। और मध्यवर्ती के रूप में कार्बिन के निर्माण का महत्वपूर्ण तथा सामान्य उदाहरण है रायमर टिमान अभिक्रिया। रायमर टिमान अभिक्रिया होती है जिसके अंदर जो कार्बिन है वो मध्यवर्ती के रूप में देखने को मिलता है। तो आपसे सब पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बिन मध्यवर्ती का फॉर्मेशन होता है। हो सकता है उसमें से एक ऑप्शन में रायमर टिमान अभिक्रिया दे दे, तो आपको रायमर टिमान अभिक्रिया पे टिक करना है, ठीक है। अब देखो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है ना। सहसंयोजक बंध मतलब वही कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से विस्थापित होते हैं। अभी अपन ने +m की और +I की और हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की थी ना, उन्हीं को अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखो प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। किसी अणु में परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण ध्रुवीकरण होना प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है ना। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, मान लो ये A है और ये B है, इस B की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है A से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इस पे माइनस आएगा, इस पर प्लस एक सेकेंड, इस पर प्लस आ जाएगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में अगर विद्युत ऋणात्मकता में डिफरेंस होगा ना तभी ये प्रेरणिक प्रभाव लगेगा। आपको ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि +I और +I और -I जो इफेक्ट होते हैं प्रेरणिक प्रभाव, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि अणुओं में परमाणुओं की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनके अंदर डिफरेंस होता है, इसी वजह से प्रेरणिक प्रभाव होता है ना, ठीक है। अब मुख्य लक्षण क्या है, मतलब प्रेरणिक प्रभाव किस तरह का है। तो प्रेरणिक प्रभाव जो होता है ना इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि फ्लोरीन है, आपको भी पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब वो -I इफेक्ट लगाएगा, ऐसा नहीं होता कि वो +I शो करने लग जाए, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे भी दे, है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं जो इफेक्ट वो शो करेंगे ना वही इफेक्ट उनका रहता है, मतलब वो परमानेंट ही है उनका, आप बदल नहीं सकते, उनका नेचर नहीं बदल सकते। +I वाले +I शो करते हैं, -I वाले -I शो करते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन विस्थापन कार्बन श्रृंखला में एक परमाणु से दूसरे पर संचरित हो जाता है। ये जो इफेक्ट है ना वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे भी हल्का फुल्का लगता है, बस फर्क इतना है कि जिससे वो जुड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पे F है और यहाँ पे कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे कोई कार्बन जुड़ा है, फिर यहाँ पे कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस पर लगने वाला जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा खींचेंगे, उसके बाद में यहाँ से, उसके बाद में यहाँ से, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है इसका जो प्रभाव है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, जो मैंने लिखा भी है। जैसे ये Cl है तो ये अपना -I इफेक्ट लगा रहा है, तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, उसके बाद में यहाँ पर और उसके बाद में यहाँ पर।
उसके जैसे जैसे हम प्रभाव उत्पन्न करने वाले परमाणु या समूह से दूर हटते हैं, ये प्रभाव कम होता जाता है। जैसे Cl का प्रभाव C2 पर C1 की अपेक्षा कम होता है। तो C2 पर C2 ये रहा और C1 ये रहा। तो C2 पर जो है ना, C1 की अपेक्षा क्या है, कम है प्रभाव। C2 पर कम और C1 पे ज़्यादा है ना। बीच में उपस्थित बंध की ध्रुवणता जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक दूरी तक प्रभाव का स्थानांतरण होता है। अब ये बंध की ध्रुवणता पर निर्भर करता है। बंध की ध्रुवणता से मतलब है पोलराइज कितना है बॉन्ड, मतलब कितना उस पर प्लस और माइनस चार्ज है बॉन्ड के बीच में, मतलब इस वाले एटम पे और इस वाले एटम पे। तो जितना पोलर होगा ना बॉन्ड, उतना ही आगे तक इसका इफेक्ट पड़ पाएगा, मतलब जो ग्रुप लगे होंगे ना उनका इफेक्ट, उतनी ही अधिक दूरी तक प्रभाव का स्थानांतरण होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया हुआ है, CH3 CnCl COOH है ना, और Cl CH2 CH2 COH से अधिक प्रबल अम्ल है। अब इन्होंने ये बोला है, देखो बेसिकली याद रखना, एसिड क्या होता है, तो जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन मतलब जितना इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर देता है वो उतना ही एसिडिक होता है ना। तो यहाँ पे देखो CH3, इसको मैं थोड़ा खोल के लिख लेती हूँ, है ना। CH3, उसके बाद में C, उसके बाद में एक तरफ H लगा हुआ है, एक तरफ Cl लगा हुआ है और COOH लगा हुआ है ना। तो देखो यहाँ पर है ना, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, इन्होंने ये चीज़ बताई है। मैं बता देती हूँ आपको ये चीज़ इन्होंने क्यों बोली है ना। तो इन्होंने बोला है कि यही वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल एसिड है इस वाले से। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो Cl है यहाँ पे लगा हुआ है, तो जब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल के जाएगा और यहाँ पर ये जो माइनस आएगा ना, इसको ये Cl पास में है, इसके पास में Cl है, तो ये अच्छे से मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। तो अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। एक चीज़ याद रखना, ऑर्गेनिक में कहीं पे भी आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देखने को मिले तो यही ट्राई करना कि उसका चार्ज न्यूट्रलाइज करवा दो, क्योंकि हर स्पीसीज ये चाहती है कि हमारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, है ना। वो नहीं चाहती है कि हम चार्ज का बोझ लेके घूमें इधर उधर, ठीक है। तो अगर उसको मौका मिल रहा है अपना नेगेटिव चार्ज हटाने का, अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने का, तो वो स्पीसीज पक्का हटाने का ट्राई करती है। ओके, तो इसी वजह से ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि सेकंड स्पीसीज में क्या है ना, ये जो Cl है वो इस वाले कार्बन पे लगा हुआ है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, इस वाले कार्बन पे Cl लगा हुआ है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, आपको ये चीज़ बताई गई थी कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ में प्रेरणिक प्रभाव का जो प्रभाव होता है वो कम होता चला जाता है। इस वजह से जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट का जो प्रभाव है वो कम होगा, मतलब कम लगेगा। इसी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है। उस परमाणु या समूह का आपको ये देखना है कि एसिडिटी पूछे तो हाइड्रोजन के निकल जाने के बाद में जो बनता है ना वो स्टेबल है या नहीं है। जितना स्टेबल बनेगा मतलब उतने ही इजीली हाइड्रोजन निकल सकता है और वो उतनी उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। उस परमाणु या समूह का प्रभाव जो हाइड्रोजन से अधिक प्रबलता से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है ऋण प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, और वह परमाणु या समूह जो हाइड्रोजन से कम प्रबलता से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है उसका प्रभाव धन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन किससे हुआ है, हाइड्रोजन से कंपेयर हुआ है कि अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा अधिक प्रबलता से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है तो माइनस आई इफेक्ट है, और अगर हाइड्रोजन से कम प्रबलता से इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहा है तो उसका प्रभाव धन प्रेरणिक प्रभाव है, प्लस आई इफेक्ट है ना। अब ये यहाँ पे देखो Cl है, इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जो CH है उसका कोई भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही देख रहे हैं। हाइड्रोजन से ज़्यादा अच्छे से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ तो वो माइनस आई इफेक्ट है, और अगर नहीं खींच रहा तो ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है और Cl जो है माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अब आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चुपचाप से अपनी नोटबुक में ये नोट करोगे ताकि आप एंड टाइम पे रिवाइज कर सको, है ना, क्योंकि इसको कोई याद नहीं करवा सकता, ये आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस आई प्रभाव का घटता हुआ क्रम क्या है और प्लस आई प्रभाव का घटता हुआ क्रम क्या है। तो माइनस आई में सबसे ज़्यादा जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो नाइट्रो ग्रुप का होता है, उसके बाद में फ्लोरीन आता है, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में आयोडीन, उसके बाद में OCH3, इसको मैथोक्सिक बोलते हैं, उसके बाद में C6H5PH, ठीक है। इसके अलावा प्लस आई प्रभाव का घटता हुआ क्रम क्या होगा, तो टर्सरी कार्बन सबसे पहले, उसके बाद में सेकेंडरी कार्बन, उसके बाद में C2H5, उसके बाद में CH3, ठीक है। ये प्लस आई प्रभाव का घटता हुआ क्रम है। आपसे ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि इसको माइनस आई प्रभाव में सेट कर दो या इसको प्लस आई के बढ़ते हुए क्रम में लिख दो या घटते हुए क्रम में लिख दो। पूछने को पूछ सकते हैं बट चांसेस कम ही है। आपसे ये कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम्पल में मान लो किसी की एसिडिटी पूछ
पूछी गई है ना। और एसिडिटी में 2 योग कंपाउंड दे रखे हैं, जहाँ में इसके एक के अंदर नाइट्रो ग्रुप लग रखा है और दूसरे में फ्लोरीन लगा हुआ है। तो आपको भी पता है कि हाइड्रोजन जब निकल जाएगा और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो नाइट्रो ग्रुप अच्छे से उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। तो जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा होगा ना उसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप लगा होगा उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे आपको क्वेश्चन में इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सवाल पूछने के तो 101% चांस है। अब देखो, अब अपन देखते हैं अनुनाद प्रभाव क्या होता है ना, रेजोनेंस। तो अनुनाद प्रभाव में इसमें क्या होता है, इस प्रभाव में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है किनका, पाई इलेक्ट्रॉन का। इस प्रभाव को प्लस आर तथा माइनस आर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, मतलब जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन, ये रिंग है, मान लो बेंजीन रिंग की बात कर लेते हैं अपन, है ना। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग के अंदर तो ये प्लस आर शो, इसको प्लस आर शो करने वाला वो बताएंगे अपन कि ये प्लस आर वाला ग्रुप है। बट अगर कोई रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है रिंग से, है ना, तो ये अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है रिंग से तो ये माइनस आर शो करने वाला ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल से मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। उसके लिए अपन को नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल देखो अच्छे से, आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखो, संयुग्मी तंत्र के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन दाता समूह से प्लस आर प्रभाव होता है। इसके लिए क्रियात्मक समूह के केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता जुड़े हुए परमाणुओं से अधिक होनी चाहिए, है ना, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होनी चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे उदाहरण कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आर शो करेंगे, आपको ये तो पता होना ही चाहिए। तो कोई भी हैलाइड हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, उनको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है रिंग में देने के लिए। इसके अलावा एल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है, उसके अलावा OCOR हो सकता है, उसके अलावा NH2 हो सकता है, NSCOR हो सकता है। ये सारे ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आर शो करते हैं। यहाँ पे जैसे कि एमीन है ना, इसका एग्जाम्पल ले रखा है। तो NH2 क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन देखो रिंग में दे रहा है ना, इसी वजह से प्लस आर शो कर रहा है। तो रिंग में दिया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो ये फिर आगे से डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, फिर ये आगे डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आया, फिर ये वापस से ऐसे। तो बेसिकली क्या होता है, अनुनाद कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन की गेमिंग है ना। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, और डीलोकलाइजेशन की वजह से इसकी एनर्जी कम होती है। और सिस्टम की आपको मैंने बताया था, जब एनर्जी कम होती है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए अनुनाद जो होता है वो स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करता है, और ये फैक्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो बस आपको वो अनुनादी संरचनाएं देख लो, आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। बाई चांस आपको ये वाला दे ले, एनिलीन होता है ये, आपको एनिलीन दे के ये एनिलीन है, एनिलीन दे के पूछ सकते हैं कि इसकी कितनी अनुनादी स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो इसमें 3 अनुनादी स्ट्रक्चर बनती है ना। और इसके अंदर एक और चीज़, जब इलेक्ट्रॉन प्लस आर वाला ग्रुप होता है तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से आपने देखा होगा ये माइनस चार्ज इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आ जाता है ना। इस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, इस पोजीशन को मेटा पोजीशन कहते हैं, इसको और पेरा पोजीशन कहते हैं। थोड़ा होच पोच हो रहा है, मैं आपको अच्छे से बना के बता देती हूँ। देखो ये बेंजीन है ना, तो इसकी ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन ऑर्थो कहलाती है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन मेटा पोजीशन होती है, और ये वाली पेरा पोजीशन होती है। जब प्लस आर वाला ग्रुप होता है ना, तो वो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और पेरा पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, वो क्या करता है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ये यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है रिंग के ऊपर रिएक्शन के टाइम पे, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो ऑर्थो या फिर पेरा पर ही जुड़ना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इन ग्रुप को अपन ये बोलते हैं ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, और ऐसे ही जब ये प्लस आर प्रभाव वाला अपन ने पढ़ लिया, एक बार ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद में माइनस आर वाला समझाती हूँ। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह प्लस आर प्रभाव युक्त यौगिक में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन ऑर्थो और पेरा स्थितियों पे होता है। लो मैंने ये तो पहले ही समझा दिया आपको, है ना, कि ऑर्थो और पेरा स्थितियों पर इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं माइनस आर वाला। तो माइनस आर में क्या है ना कि
संयुग्मित तंत्र के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह से -r प्रभाव होता है। इसके लिए क्रियात्मक समूह के केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम होनी चाहिए, है ना। जैसे COH हो गया, COR हो गया, CHO हो गया, CN हो गया, नाइट्रो हो गया, है ना। तो अब देखो इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड हो गया, साइनाइड हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, तो ये सब जो है ना -r शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये अपने इसको रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ जाते हैं ना। तो रिंग में क्या है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया पॉजिटिव यहाँ पे, और ऐसे ही पेरा पर भी पॉजिटिव आ गया, ऐसे ही इस ऑर्थो वाली पोजीशन पे भी पॉजिटिव आ गया। तो अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, तो वो वहाँ क्यों जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है? वहाँ जाने से तो बढ़िया है ना, वहाँ चला जाए जहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन की कमी है ना ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। मतलब ये मेटा वाली पोजीशन आप देख रहे होंगे, मेटा वाली पोजीशन पे कभी ना तो प्लस आया था ना ही माइनस आया है, तो वो मेटा वाली पोजीशन पे जाना पसंद करता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति मेटा निर्देशी प्रभाव दर्शाता है। अगर किसी रिंग के ऊपर +r वाला ग्रुप लगा हुआ है तो वहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट या पेरा प्रोडक्ट मिल सकता है, बट अगर -r वाला r इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है तो आपको मेटा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? ये एक अस्थायी प्रभाव है जो आक्रमण करने वाले अभिकर्मक की मांग पर होता है, और ये एक अस्थायी है। अब अपन ने पढ़ा था +I इफेक्ट और -I इफेक्ट, है ना। वो एक तरह से स्थायी इफेक्ट था, मतलब परमानेंट इफेक्ट था, उसको कोई बदल नहीं सकता। बट ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है, अस्थायी प्रभाव है ना। तो अभिकर्मक कैसा है उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। जो आक्रमण करने वाले अभिकर्मक की मांग पर होता है और उसके हटते ही तुरंत समाप्त हो जाता है। मतलब जब तक अभिकर्मक प्रेजेंट होगा वहाँ पे, जैसे स्टूडेंट और टीचर को ले लो, पहले तो ऑनलाइन क्लासेस का मोड होता ही नहीं था, ऑफलाइन ही होता था। तो मान लो कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, तो टीचर डंडा लेके खड़ा है ना, और बोल रहा है कि चुपचाप पढ़ लो। तो जब तक डंडा लेके खड़ा है ना टीचर, तब तक तो बच्चा पढ़ रहा है। पर जैसे ही टीचर वहाँ से गया क्लासरूम से, बच्चे हो गए मस्त मगन में, है ना। फिर पढ़ाई वढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, गप्पे वप्पे मार रहे हैं, गप्पे मारना चालू हो गया। तो वहाँ पे टीचर क्या रोल प्ले कर रहा है ना, अभिकर्मक का रोल प्ले कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि जब तक यहाँ पर अभिकर्मक की प्रेजेंस होगी तब तक तो भाई सब कुछ बढ़िया चलेगा, अच्छा खासा इफेक्ट दिखाएंगे। पर जैसे ही अभिकर्मक गुल, वैसे ही प्रभाव भी गुल हो जाता है, ठीक है। ये भी एक ध्रुवणता प्रभाव होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म पूर्णतया एकल, द्वि या त्रिबंध युक्त परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता है। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थापन को मुड़े हुए तीर से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रकट करते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को ई से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो अब ये अभिकर्मक डिसाइड करता है कि यहाँ पर ये जो है एरो किस तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो चलो दोनों तरफ सेम है, CH2 तो किसी पर भी भेज दो, और जिस तरफ भेजा उधर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, जिधर नेगेटिव आया है, समझ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो अभिकर्मक, अब आपको भी पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन चाहेगा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अपने पास रखना। तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, है ना, और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और जो अब न्यूक्लियोफाइल के पास में ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए वो कार्बन के पास जाके जुड़ जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है ना, कि इधर आएगा या इधर आएगा, यही इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है। और ये डिपेंड किस पे करता है, अभिकर्मक पे। जब इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन परमाणु समूह से दूर होता है तो इसे +E कहते हैं। विस्थापन परमाणु समूह से दूर होता है, ओके। परंतु जब विस्थापन परमाणु समूह की ओर होता है तो इसे -E प्रभाव बोलते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है परमाणु समूह की, है ना। अब यहाँ मान लो ई प्रभाव है, ई प्रभाव यहाँ पे तो ई प्रभाव इसलिए बोला, ना तो -E बोलते हैं ना ही +E बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम है, CH2 तो किस तरफ भी एरो घुमा दो क्या फर्क पड़ता है ना। अब यहाँ पे -E इसलिए बोला क्योंकि -E तब होता है जब विस्थापन परमाणु समूह की ओर हो। यहाँ पे जैसे C डबल बॉन्ड O है, तो ये परमाणु समूह की ओर, मतलब C डबल बॉन्ड O जो फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर देख रहे हैं कि अपन किसकी तरफ है, तो ये ऑक्सीजन परमाणु की तरफ है, इसलिए -E प्रभाव इसे कहेंगे। और जबकि अगर इससे दूर की तरफ है, जैसे यहाँ पे OH है, तो OH से दूर की तरफ है ना, तो इसको +E प्रभाव बोलेंगे। आप एक बार ये लाइन पढ़ना और एक बार मैंने जो बोला है वो सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि परमाणु समूह की तरफ एरो है तो -E प्रभाव होगा, बट परमाणु समूह से दूर है एरो, तो फिर वहाँ पे +E प्रभाव होता है, ठीक है।
प्लस ई प्रभाव उत्पन्न करने वाले समूह आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH माइनस, OR माइनस, NR2 माइनस, Cr2 माइनस। क्यों? क्योंकि इनके पास में लोन पेयर्स होते हैं, तो ये लोन पेयर अपने दे देते हैं। माइनस ई प्रभाव उत्पन्न करने वाले समूह N प्लस हो गया, N+R2 हो गया, O हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसका कोई लेना देना नहीं है प्लस आई इफेक्ट से और माइनस आई इफेक्ट से। ठीक है, ये अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ थी, और बेहतर यही होगा उसको अलग से पढ़ो और इसको अलग से पढ़ो। अब है ना, अपने दिमाग में इनको कोरिलेट करने का ट्राई मत करना, वरना फंस के रह जाओगे। ना तो ये वाला इफेक्ट क्लियर हो पाएगा, ना ही भाई वो वाला इफेक्ट क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग तो देखो, हम लोग देख रहे थे अति संयुग्मन क्या होता है ना। अति संयुग्मन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मैंने आपको पहले बोला था कि इसके अंदर हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है। अब अपन इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये देखा गया है कि जिन यौगिकों में CH बंध होता है, असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, वे यौगिक विशेष प्रकार का अनुनाद प्रदर्शित करते हैं, जिसमें CH बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेते हैं ना। यहाँ पे क्या है, बंध के इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अति संयुग्मन में हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो CH बॉन्ड के, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ के इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही छोटी सी बात है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, ये मतलब ये यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे मूव कर गया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है ना। तो यहाँ पे मतलब इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ना कि हाइड्रोजन। सॉरी, मैंने हाइड्रोजन बोल दिया था जल्दबाजी में। तो यहाँ पे CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड था वो तो ब्रेक हो गया, तो यहाँ कोई बॉन्ड बचा नहीं। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करके CH2 पे आ गया, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जैसे इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करे ना, क्या पता इस वाला का मन कर जाए कि भाई मैं इस बार तो मैं अपने बंध के इलेक्ट्रॉन भाई ट्रांसफर करूंगा। तो इसने अपने बंध के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ, और इसने इधर कर दिए, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। समझ रहे हो आप? अब इसका मूड बन गया, अरे तुम दोनों कर रहे हो, मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा, है ना। तो अब इसने बोला भाई तू कर ले, तो इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया। तो इस तरह से एक प्रकार का डीलोकलाइजेशन ही हो रहा है ना। तो इस प्रकार के अनुनाद को अति संयुग्मन या बंध रहित अनुनाद कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ, आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको पूछे नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसका मतलब होता है हाइपर कॉन्जुगेशन की ही बात हो रही है ना। यह सिग्मा पाई विस्थानीकरण, सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन कहते हैं। सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन बच्चा इसलिए बोला क्योंकि देखो ये वाला बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड था जिसमें मैंने अभी मार्क किया है, और ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सिग्मा पाई विस्थानीकरण ही तो हुआ है। ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये देख लो, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो सिग्मा पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ही कहते हैं इसको, कि सिग्मा जो है वो बॉन्ड, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड था, बट एक तो ब्लैक बहुत हो जाता है तो समझ में नहीं आता, तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड था वो पाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सिग्मा पाई विस्थानीकरण हो गया। अब देखो अति संयुग्मन के अनुप्रयोग, है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि एल्किन का स्थायित्व कितना होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जितने अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होती है उतनी ही ज़्यादा एल्किन की स्टेबिलिटी होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा मतलब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो लोग, और उतने ही ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, और इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही इंक्रीज हो जाती है। तो देखो जैसे अल्फा का, पहले तो ये बताती हूँ अल्फा कार्बन क्या होता है, क्योंकि अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वही अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो जो जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, ये एल्किन क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप की तरह। तो इसके ऊपर पहला कार्बन जुड़ा हो रहता है ना, जैसे ये कार्बन, तो ये अल्फा ही होता है, ये वाला कार्बन अल्फा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख के समझा देती हूँ। इससे पहला कार्बन जो जुड़ा होता है वो अल्फा होता है, इसके बाद वाला कार्बन जो होगा वो बीटा होगा, और इसके बाद वाला जो कार्बन होता है उसको गामा कार्बन कहते हैं ना। देखो, तो ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन बीटा है, और कोई कार्बन होगा तो ये गामा होगा, है ना। मैंने 2 बार बोल दिया, अगर आपको मतलब मैंने लिखा है वो समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैंने बोला है वो तो सुनाई दे रहा है ना। तो आपको इतनी छोटी सी बात तो आई नो समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, अब अपन को अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। तो यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन इसके पास है, 3 हाइड्रोजन इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है ना। 3 3 6 3 9 12, तो इसके पास में टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए 12, है ना। अल्फा हाइड्रोजन अपन ने काउंट करें, इसके पास में कितने हो गए, इसके पास में 3 3 6 3 9। इस वाले को काउंट मत कर लेना बेटा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन ही हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करते हैं। तो 3 3 6 3 9, इसके अंदर 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, है ना। और इसके अंदर फिर 3 3 6 मतलब इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और इसके अंदर तो अल्फा हाइड्रोजन ये इससे जुड़ा हुआ है क्या, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गए, है ना। हाँ अलग ही आई थिंक। तो देखो अब सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास में, इसके पास में 12 अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद में इसके पास में था 9 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया पहला वाला जो इसमें करेक्ट है, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में थर्ड। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई सी भी एल्कीन की स्ट्रक्चर देख के आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये देखना है उसमें कि अल्फा हाइड्रोजन कितने ज़्यादा है, जिसके अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखो कार्ब धन आयन का स्थायित्व है ना, कार्ब धन आयन का स्थायित्व भी इसके बेसिस पे देख सकते हैं। तो धनात्मक कार्बन से जितने अधिक एल्किल समूह जुड़े होते हैं वह उतना ही अधिक स्थायी होता है। अब आपको ये चीज़ तो मैंने बताई थी कि CH3 का जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, CH3 का प्लस H इफेक्ट भी होता है, मतलब इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखने को मिलता है। तो प्लस H हो या फिर प्लस I हो या फिर प्लस M हो, ये तीनों ही क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इसमें यही बोला है कि जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप होंगे उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतना ही कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन है ये वाला। और आपको पता है टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद में सेकेंडरी, उसके बाद में प्राइमरी, उसके बाद में फ्री मेथाइल वाला। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अपन ने सारे इफेक्ट बहुत ही डिटेल में देख लिए हैं। तो इस टॉपिक के 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, पहला हो चुका है और ये दूसरा लेक्चर हो गया। अब इसका एक लास्ट लेक्चर आएगा, उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, कल वीडियो में, कल मिलते हैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ आज तो मैं भूल ही गई, सब्सक्राइब कौन करेगा, है ना। आपको इतना अच्छा मैं पढ़ा रही हूँ तो आपका सब्सक्राइब करने का फ़र्ज़ बनता है या नहीं बनता। तो मैम मानते हो ना तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।